सोचिए किसी पर भ्रष्टाचार का एक बहुत गंभीर आरोप लगे, निचली अदालत से उसे सजा भी हो जाए और फिर हाई कोर्ट में पूरा का पूरा केस मतलब ताश के पत्तों की तरह ढह जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? वो कौन सी बारीकियां होती हैं जो एक मजबूत दिख रहे मामले को पूरी तरह पलट देती हैं? और यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी पड़ताल इसी के बारे में है। हमारे पास स्रोत के तौर पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय का एक हालिया फैसला है, चंदन कुमार सोनी बनाम उत्तराखंड राज्य। और साथ ही उस फैसले का एक विशेषज्ञ विश्लेषण भी है। हमारा मकसद ये समझना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में सबूतों को किस तरह परखा जाता है और बचाव पक्ष की कौन सी दलीलें काम कर जाती हैं। ये फैसला अपने आप में एक बेहतरीन केस स्टडी है। इसे एक इमारत की तरह समझा जा सकता है। अच्छा, एक इमारत? हाँ, भ्रष्टाचार के मामले में मांग यानी डिमांड उस इमारत की नींव होती है। ठीक है। और बरामदगी मतलब रिकवरी वो उसकी दीवारें होती हैं। अच्छा, तो मांग नींव है और बरामदगी दीवारें। बिल्कुल। इस केस में निचली अदालत ने सिर्फ दीवारें देखकर मतलब पैसे की रिकवरी देखकर ये मान लिया कि इमारत मजबूत है और सजा सुना दी। हाँ, लेकिन हाईकोर्ट ने जब गहराई से जांच की तो पाया कि नींव ही मौजूद नहीं थी। नींव ही गायब थी। आज हम इसी गायब नींव की कहानी को समझेंगे। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। इस पूरे केस का आधार था रिश्वत, लेकिन बचाव पक्ष की सबसे बड़ी दलील यही थी कि रिश्वत की मांग को कभी साबित ही नहीं किया गया। ये कैसे मुमकिन है? देखिए, कानूनन जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसके तहत मांग का सबूत सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी? हाँ, सिर्फ पैसा बरामद होना काफी नहीं है। आपको ये साबित करना ही होगा कि पैसे मांगे गए थे। और इस केस में दो अपीलकर्ता थे, चंदन कुमार सोनी और ब्रिजेश कुमार सिंह भोज। तो सोनी के मामले में क्या हुआ? सोनी के मामले में तो केस बहुत ही सीधा था। किसी भी गवाह ने ये नहीं कहा कि उन्होंने सीधे तौर पर पैसे मांगे थे। किसी ने भी नहीं? नहीं, पूरा केस इस बात पर आधारित था कि दूसरे आरोपी भोज ने शिकायतकर्ता से कहा कि सोनी जी भी शामिल हैं। एक मिनट, मतलब किसी और ने कहा कि उन्होंने पैसे मांगे हैं? ये तो सुनी सुनाई बात हो गई। बिल्कुल। और कानून की भाषा में इसी को हेयर से कहते हैं। अच्छा, हेयर से। इसकी कानूनी अहमियत लगभग शून्य होती है, क्योंकि आप उस व्यक्ति से सवाल जवाब नहीं कर सकते जिसने असल में बात कही। सही बात है। आप तो बस उससे जिरह कर रहे हैं जो उसे दोहरा रहा है। इसलिए अदालत ने इसे कोई वजन ही नहीं दिया। ठीक है, तो सोनी का मामला तो हेयरसे की वजह से कमजोर हो गया, लेकिन ब्रिजेश कुमार सिंह भोज का क्या? उनसे तो पैसे की बरामदगी हुई थी। हाँ, उनसे पैसे मिले थे, लेकिन वहां पर शिकायतकर्ता के बयानों में बहुत ज्यादा विरोधाभास था। मतलब जब उनसे जिरह हुई तो मांग की तारीख, समय, कौन से शब्द इस्तेमाल हुए, इन सब पर उनके बयान बार बार बदले। कभी वो कहते हैं कि दिन में बात हुई, कभी कहते हैं रात में, कभी एक तारीख बताते हैं, कभी दूसरी। इससे पूरी कहानी में एक संदेह पैदा हो गया। लेकिन क्या ये छोटी मोटी बातें नहीं है? मेरा मतलब है, तनाव में कोई भी सही तारीख या समय भूल सकता है। आपका सवाल बहुत वाजिब है, और अगर केस में 10 और मजबूत सबूत हों तो शायद इससे ज्यादा फर्क न पड़े। अच्छा। पर जब आपका पूरा केस ही सिर्फ एक व्यक्ति के बयान पर टिका हो, तो उस बयान का हर एक शब्द, हर एक डिटेल बिल्कुल साफ होनी चाहिए। यहाँ इतने विरोधाभास थे कि उनकी विश्वसनीयता पर ही सवाल उठ गया। और जब ऐसा संदेह होता है तो कानून कहता है कि इसका फायदा हमेशा आरोपी को मिलेगा। समझ गई। तो मांग की नींव ही दोनों मामलों में खोखली निकली। बिल्कुल। लेकिन अभियोजन पक्ष के पास एक फोन पर हुई बातचीत का जिक्र भी तो था। वो तो एक पक्का सबूत लगता है। हाँ, सुनने में तो ये एक पक्का सबूत लगता है, लेकिन अदालत ने उसे पूरी तरह खारिज कर दिया। खारिज कर दिया? क्यों? इसकी वजह है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B। धारा 65B, ये क्या है? आसान शब्दों में समझिए, ये कानून किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसे कॉल रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर पेश करने के लिए एक सर्टिफिकेट मांगता है। सर्टिफिकेट? हाँ, क्योंकि आज के डिजिटल युग में किसी भी ऑडियो या वीडियो से छेड़छाड़ करना बहुत आसान है। सही बात है। तो ये सर्टिफिकेट इस बात की गारंटी देता है कि ये रिकॉर्ड असली है और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। और इस मामले में वो सर्टिफिकेट पेश नहीं किया गया? नहीं किया गया, और न ही कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR दिए गए। अरे, CDR से कम ये तो साबित होता कि कॉल हुई भी थी या नहीं। यहाँ तक कि आवाज की पहचान के लिए कोई वॉइस सैंपल मैचिंग भी नहीं कराई गई। बिल्कुल। तो इन सब कमियों की वजह से अदालत ने उसे अस्वीकार्य सामग्री माना।
सबूत नहीं। मतलब एक मजबूत दिखने वाला सबूत कानूनी प्रक्रिया की वजह से पूरी तरह बेकार हो गया। हाँ, कानून की नजर में वो सबूत था ही नहीं। ये तो बहुत दिलचस्प है। और एक और बात जो हैरान करती है, अपीलकर्ता सोनी पर आरोप था कि उन्होंने बिल पास करने के लिए रिश्वत मांगी। लेकिन सच तो ये था कि उनके पास बिल पास करने का अधिकार ही नहीं था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये सीधे सीधे रिश्वत के मकसद यानी मोटिव पर सवाल उठाता है। बिल्कुल, अगर मेरे पास वो काम करने का अधिकार ही नहीं है तो मैं उसके लिए रिश्वत क्यों मांगूंगी? यही सवाल अदालत ने भी पूछा, और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि संस्थान के ही एक गवाह ने अदालत में साफ बताया। अच्छा। हाँ, उसने गवाही दी कि रजिस्ट्रार, जो सोनी का पद था, के पास बिल पास करने या पेमेंट जारी करने का अंतिम अधिकार नहीं था। तो फिर किसके पास था? वो शक्तियां किसी और वरिष्ठ अधिकारी के पास थीं। इस तथ्य ने अभियोजन पक्ष की कहानी को जड़ से कमजोर कर दिया। ठीक है, तो मांग साबित नहीं हुई, कॉल रिकॉर्डिंग को सबूत नहीं माना गया और मकसद भी सवालों के घेरे में आ गया। अब बात करते हैं उस ट्रैप की जिसमें रंगे हाथ पकड़ने का दावा किया गया था। फिनोल्फ्थलीन पाउडर वाला ट्रैप। हाँ, वो पाउडर लगे नोट। ये तो सुनने में फूल प्रूफ लगता है, लेकिन यहाँ भी कमियां निकल आईं। यहाँ भी देखिए, अदालत में लिंक एविडेंस यानी सबूतों की एक अटूट श्रृंखला साबित करनी होती है। लिंक एविडेंस मतलब हर कड़ी दूसरी कड़ी से बिना किसी शक के जुड़ी होनी चाहिए। जैसे पाउडर लगे नोटों को कैसे संभाला गया, वे अपीलकर्ता भोज तक कैसे पहुंचे, अच्छा, और क्या इस पूरी प्रक्रिया में किसी तरह की चूक या मिलावट की कोई गुंजाइश थी। जब प्रक्रिया में ही इतने संदेह हों तो इसका फायदा हमेशा आरोपी को मिलता है, जिसे हम संदेह का लाभ कहते हैं, यानी बेनिफिट ऑफ डाउट। बिल्कुल। तो जब दोनों अपीलकर्ताओं के खिलाफ अलग अलग आरोपी इतने कमजोर पड़ गए तो फिर उस आरोप का क्या हुआ कि वे दोनों मिलकर ये साजिश रच रहे थे? ये एक बहुत तार्किक सवाल है। आपराधिक साजिश यानी IPC 120B साबित करने के लिए ये दिखाना जरूरी है कि आरोपियों के बीच कोई योजना थी, कोई समझौता हुआ था। हाँ, जिसे कानून में मस्तिष्कों का मिलन या मीटिंग ऑफ माइंड्स कहते हैं। मतलब सिर्फ इसलिए कि दो लोग एक ही मामले में आरोपी हैं, ये साजिश का सबूत नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपको कोई दस्तावेज, कोई कॉल, कोई संवाद पेश करना होगा जिससे साबित हो कि दोनों के बीच कोई मिली भगत थी। और अभियोजन पक्ष ऐसा कुछ भी पेश नहीं कर पाया। कुछ भी नहीं। अदालत ने साफ कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है। जब मुख्य आरोप ही साबित नहीं हुए तो उन पर बनी साजिश की कहानी भी गिर गई। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? एक ऐसा मामला जिसमें निचली अदालत ने सजा सुनाई, उसे हाई कोर्ट ने हर पहलू पर कमजोर पाया और दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। बिल्कुल। निचली अदालत को जो इमारत मजबूत दिख रही थी, हाई कोर्ट को उसकी नींव ही नहीं मिली। ये फैसला हमें क्या याद दिलाता है? ये फैसला हमें याद दिलाता है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में किसी को दोषी ठहराने के लिए सबूतों को संदेह से परे यानी बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट साबित करना होता है। ये पैमाना बहुत ऊंचा है। बहुत ऊंचा, और सही वजह से है। सिर्फ शक, चाहे वो कितना भी गहरा क्यों ना हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता। और ये दिखाता है कि न्यायपालिका सबूतों और प्रक्रियाओं की कितनी बारीकी से जांच करती है। हाँ, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि किसी बेगुनाह को सजा ना हो। ये केस बचाव पक्ष की रणनीतियों को तो उजागर करता ही है, लेकिन एक गहरा सवाल भी छोड़ जाता है। स्रोत विश्लेषण में ये भी बताया गया है कि बचाव पक्ष कुछ और दलीलें ले सकता था, जैसे मुकदमे की मंजूरी पर सवाल उठाना। हाँ, पर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। केस पहले ही इतना कमजोर था। और यही बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। जब एक केस अपील में जाकर इतने सारे बुनियादी कानूनी पैमानों पर खारिज हो जाता है, तो शुरुआती जांच और ट्रायल के स्तर पर ऐसी क्या कमियां रह जाती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या जांच एजेंसियों पर केस सुलझाने का दबाव होता है या कानूनी बारीकियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है? ये सवाल सिर्फ इस केस के बारे में नहीं, बल्कि पूरी न्याय प्रक्रिया के बारे में सोचने को कहता है।